जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक जलपरी जिसका नाम एलिजा होता है और वो किसी और दुनिया से आई हुई होती है और लिंडियन कंपनी का सीईओ जो डीमन किंग को एक काम देता है, इस एलिजा नाम की लड़की को पकड़ के वापस लाना है और ये पता करना कि ये इस दुनिया की है या किसी और दुनिया की है। और उसके बाद डीमन किंग अपनी पावर जब एलिजा को दिखाता है तो एलिजा डीमन किंग की पावर देख के काफी शौक में आ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि डीमन किंग भी किसी और दुनिया का है। और उसके बाद एलिजा डीमन किंग से कहती है कि तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। और हम देखते हैं कि एलिजा जो डीमन किंग के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाती और हार जाती है और डीमन किंग एलिजा को पकड़ के लिंडियन कंपनी के सीईओ के सामने ले आता है और लिंडियन कंपनी का सीईओ एलिजा को उसकी दुनिया में वापस भेज जाता है। और लिंडियन कंपनी का सीईओ जो डीमन किंग से वादा करता है उसके बारे में जानकारी देना कि आखिर डीमन किंग है कौन। जब डीमन किंग वो जानकारी पढ़ता है वो काफी शौक में होता है और उसे बताया जाता है कि एक ग्रह था जिसका नाम ब्लू स्टार था, लेकिन उस ग्रह पे अंतरिक्ष से कोई ऐसा आया जो वहां पे खून की नदियां बहा दिया और सभी जगह कत्लेआम मचा दिया। और उसी के बीच में एक हीरो जो उभर के सामने आया और सभी का साथ दिया। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं डीमन किंग होता है, लेकिन ये कहानी हजारों साल पहले की है जब अंतरिक्ष से कुछ ऐसे लोग आए जो उनके ग्रह पे तबाही मचा दिए और वो सभी को डीमन के रूप में दिखने लगे। तब उसके बाद डीमन किंग जो सभी के सामने आया, तब वो डीमन किंग नहीं एक इंसान था, इसलिए दोस्तों हम उसको किंग फैन कहेंगे। और उसके बाद किंग फैन कहता है कि अटैक, इन इन सभी को खत्म करो और इन्हें हमारे घर से बाहर निकालो। हम अपने घर की रक्षा करेंगे और अपने लोगों की, इन्हें जान से मारो। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन काफी खतरनाक और संख्या में काफी होते हैं और उनके मुकाबले तो इंसानियत काफी कमजोर और काफी कम होते हैं। फिर भी ऐसे बुरे हालात में ही हीरो जो सबके सामने उभर के सामने आते हैं और किंग फैन के आदेश पे सभी इंसान डीमन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लंबी जंग छेड़ देते हैं। लेकिन उस जंग में इंसानियत धीमे धीमे हारने लगती है क्योंकि वो डीमन से काफी कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एकता और उनकी ताकत एक साथ मिलके आखिरकार डीमन को हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके लिए इंसानियत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उस जंग में कितने लोग मारे गए जिसकी कोई गिनती नहीं और उनकी धरती पूरी तरीके से लाल हो गई खून से। और तभी पहली बर्फबारी हुई, लेकिन ये कहना गलत नहीं था कि बर्फ आखिर सफेद था कि लाल, इसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था उन सभी खून से। लेकिन आखिरकार किंग फेन ने डीमन किंग को मार ही दिया जो उन सभी डीमन का राजा था। और अंततः जब डीमन किंग मारा गया तब ब्लू स्टार ग्रह पे पूरी तरीके से खुशहाली का समय आ गया। सभी जगह किंग फैन की जय जयकार होने लगी और सभी जगह लोग काफी खुश थे। लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ पल भर की थी। उन्हें नहीं पता था कि आखिर वो डीमन उनके ग्रह पे क्यों आए थे और उन्होंने कत्लेआम क्यों मचाया। और हमें बताया जाता है कि अंतरिक्ष से कोई ऐसा था जो सिर्फ ये बैठ के देख रहा था और मजे ले रहा था। उन्होंने उन डीमन को सिर्फ ब्लू स्टार ग्रह पे इसीलिए भेजा, वो देखना चाहते थे कि ये ग्रह आखिर है कैसा और यहाँ के लोग क्या है, क्या उनके मनोरंजन के लिए ये मज़ेदार है या नहीं। लेकिन उन लोगों का ये प्लान खराब हुआ किंग फैन की वजह से और ये देख के वो लोग काफ़ी गुस्सा हुए। लेकिन वो चाह के भी ब्लू स्टार ग्रह पे नहीं आ सकते थे, उनको इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन वो वहाँ से जाते जाते ब्लू स्टार के उन सभी लोगों को संक्रमित कर दिया जिन लोगों ने जंग में भाग लिया और उनका दिमाग धीमे धीमे संक्रमित होने लगा, उनका शरीर भी धीमे धीमे संक्रमित होने लगा और उनका शरीर धीमे धीमे बदलने लगा और वो अपना सद्बुद्धि खोने लगे और धीमे धीमे वो उन्हीं डीमन के रूप में बदलने लगे जिन डीमनों को उन्होंने एक वक्त में खत्म किया था और वो अपने आप से अपना आपा खो रहे थे। और धीमे धीमे उनकी यादें वो भी धुंधली होती जा रही थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो रक्त के प्यासे एक डीमन के रूप में बदलने लगे।
और सबसे बुरी बात यह हुई कि जिसने उन डीमनों का सामना किया, किंग फिन, वो भी संक्रमित हो गया और अपना आपा खोने लगा और वह धीमे धीमे डीमन किंग के रूप में बदल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक टावर बनाया जिसका नाम डीमन टावर था और उसी के अंदर सभी डीमन को कैद कर दिया, ताकि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सब कुछ सही होगा। इसी की उम्मीद में उन्होंने डीमन को कैद कर दिया उस डीमन टावर में। और इतने वर्ष बीतने के बाद वो सभी अपने आप को धीमे धीमे भूल गए और असलियत में वो समझने लगे कि वो एक डीमन है। और इसी का फायदा उठा के वे लोग जिन्होंने ब्लू स्टार पे उन सभी डीमनों को भेजा था सिर्फ मनोरंजन के लिए, उन्होंने इस घड़ी का फायदा उठाया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वही है जिन्होंने ब्लू स्टार पे वो तबाही मचाई थी। जो डीमन टावर में कैद है वो डीमन वही है इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन। और उन्होंने इंतजार किया सही समय पे, जब इंसान और डीमन टावर में कैद सभी डीमन आपस में लड़के मरने लगे और बचे हुए जो भी होंगे वो एक बार वापस ब्लू स्टार पे आएंगे और उनका खात्मा कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने ब्लू स्टार ग्रह पे काफ़ी सारे ट्रेजर जो उनके आने के लिए द्वार खोल सकते हैं, उन्हीं को उन्होंने ब्लू स्टार पे फैला दिया, ताकि उन ट्रेजरों की मदद से वो ब्लू स्टार ग्रह पे आ सके और उन ट्रेजरों के लालच में डीमन और इंसान आपस में और तेजी से लड़ने लगे। और इसी का फायदा उठा के उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो ब्लू स्टार ग्रह पे अभी भी मौजूद थे और उन्होंने कहानियों को पूरी तरीके से उलट पुलट कर दिया। उन्होंने अभिलेखों में ये दर्ज किया कि जो अंतरिक्ष से उनके ग्रह पे उतरे थे वो उनके लिए देवता के समान थे। और वो लोग जिन्होंने उनके खिलाफ इंसानियत की एक फौज खड़ा करके उन डीमन का सामना किया और वो जब संक्रमित हो गए तो उन्हें डीमन टावर में कैद कर दिया गया, वही थे असली डीमन जिन्होंने ब्लू स्टार के सभी लोगों का खात्मा किया। और इसी के दौरान जो असली डीमन थे वो गॉड बन गए और जो इंसानियत को बचाने के लिए लड़े वो असलियत में डीमन बन गए। यही हजारों साल पहले अभिलेखों में लिख के दर्ज किया गया और इसी को सच मान के इंसानियत और डीमन आपस में लड़ते रहे। और ये पूरी कहानी जब डीमन किंग पढ़ लेता है, कहता है कि क्या ये पूरी सच्चाई है, मुझे बताओ। और ऐसा सुनने के बाद लिंडियन कंपनी का सीईओ कहता है कि तुम्हें तो याद ही होगा ना कि डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर जिसकी पावर है अपने डोमेन के अंदर आने वाले सभी लोगों की हकीकत सामने लाना और उनकी ताकत वही खत्म कर देना। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि उसके डोमेन के अंदर आने के बाद भी तुम्हारा डीमन रूप आखिर सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम असलियत में डीमन कभी थे ही नहीं, तुम एक इंसान थे। और तुमने आखिर सोचा क्यों नहीं कि आखिर तुम अकेले ऐसे डीमन क्यों हो जो इंसानियत रूप ले सकते हो? आखिर बाकी डीमन अपना रूप बदल क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम एक इंसान हो। लेकिन जब तुम डीमन बने तुमने अपनी पुरानी यादें खो दी, लेकिन फिर भी तुम्हारी ताकत इतनी थी कि तुम अपनी इंसानियत रूप बरकरार रख सके, समझे कि नहीं? और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। मैं इंसान कैसे हो सकता हूँ? मेरा सर फिर से दर्द करने लगा है। लगता है कि बीते हुए यादें जो हजारों साल पहले की थी अब वो धीमे धीमे मुझे याद आने लगी है। लेकिन इस बार मेरा सर नहीं दर्द कर रहा है, मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है जो बर्दाश्त के बाहर है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या इंसान हूँ या डीमन, आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन कुछ समय से मेरे अंदर भावनाएं जो काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रही हैं, शायद क्या मैं सचमुच एक नायक था? और ऐसा सुनने के बाद लिंडियन कंपनी का सीईओ कहता है कि इसका जवाब तो तुम्हारे मांगा के पहले ही चैप्टर में है। असली नायक वही होता है जो दूसरे जो सिर्फ नाम के हीरो बने होते हैं उन्हें
पहचान सकता है, और तुम हमेशा से ही ऐसे लोगों को पहचानने में तो माहिर हो। और तुम ही समझ सकते हो कि असली नायक आखिर है कौन, जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के काम करता है, बिना लालच और बिना सम्मान के लिए। वही होता है असली नायक, ना कि हीरो। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अगर अगर ये सच है, और इसी के साथ अगर मैं अपनी दुनिया में वापस लौटता हूँ, तब क्या होगा। और ये सब सुनने के बाद लिंडियन कंपनी का सीईओ कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे तुम अपने दुनिया में वापस क्यों ना लौट जाओ, और ये बात तुम सबको बता भी दो, फिर भी तुम्हारे बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। और तुम्हारी दुनिया का किस्मत पहले ही लिखा जा चुका है, उसका खत्म होना पहले ही तय हो चुका है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि तुम वापस लौट के मत जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो यही सलाह करूँगा कि तुम मेरे दुनिया में ही रुक जाओ और मेरे लोगों की सेवा करो और यहाँ के नायक बन जाओ। क्या ख्याल है तुम्हारा। अरे सब सुनने के बाद डीमन किंग लिंक्डइन कंपनी का सीईओ के कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की। मेरे मेरे दोस्त अभी भी मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लौटने का, और मैं वापस लौट के रहूँगा और मैं अपनी कहानी बदल के रहूँगा अपने लोगों की। और ये सब सुनने के बाद लिंक्डइन कंपनी का सीईओ काफ़ी डरने लगता है, और डीमन किंग कहता है कि मेरे को अब तू ही बताएगा कि आखिर आखिर मैं अपना अंत कैसे बदलूं, नहीं तो तुझे पता ही होगा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। और ये सब सुनने के बाद लिंक्डइन कंपनी का सीईओ कहता है कि मुझे तो इसके अंत के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन लेकिन मैं उसको जानता हूँ, उस लेखक को जिसने ये कहानी लिखी है। शायद उसके पास कोई न कोई रास्ता होगा जरूर। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तूने ही कहा था ना कि लेखक सिर्फ दूसरी दुनियाओं के दृश्य को देख सकता है और उनको कॉमिक बुक के रूप में उतार सकता है, बस उसके अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं होती। तो आखिर वो दूसरी दुनिया की कहानी बदल कैसे सकता है। और ये सब सुनने के बाद लिंक्डइन कंपनी का सीईओ कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जब कोई लेखक किसी और दुनिया के दृश्य को देखता है और उसके कॉमिक बुक के रूप में उसे उतारता है, तब वो लेखक उस दुनिया की कहानी में पूरी गहराई से डूब जाता है और हर उस पल को याद रखता है जो उस दुनिया में घटी होती है। और लेखक अपने कहानी से छोटी मोटी हेर फेर भी कर सकता है, और जैसे एक तितली के फड़फड़ाने से दूर कहीं सुनामी आ सकती है, वैसे ही अगर एक लेखक अपने कहानी में छोटी मोटी हेर फेर कर दे तो पूरा अंत ही बदल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। और उसके बाद डीमन किंग उस लेखक के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो लेखक अपना दरवाज़ा खोलता है, कहता है कि ओ डीमन किंग अंदर आओ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग जब उसके रूम में आता है तो कहता है कि लगता है मुझे देखने के बाद तुम ज़रा भी नहीं चौंके। और सुनने के बाद वो लेखक कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम्हारे कहानी का अंत लिखना, और इसको लिखने में मुझे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है, और मुझे पता है कि तुम्हारे कहानी का अंत क्या होगा पहले से ही। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है, कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। अरे सुनने के बाद वो लेखक कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि तुम मुझे मारोगे, इसीलिए तो मैंने मलहम पट्टी का सामान तैयार रखा है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अपने ग्रह को कैसे बचा सकता हूँ, उसके अंत को कैसे बदल सकता हूँ। और सब सुनने के बाद वो लेखक कहता है कि ये आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। वैसे ही जैसे एक रस्सी के गुच्छे में से सिर्फ एक रस्सी के खींचने से पूरा गुच्छा ही हिल जाता है, वैसे ही अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कहानी के कुछ ऐसे पल को बदल दिया तो उसकी वजह से अंत भी बदल सकता है, लेकिन इसकी वजह से मेरी ताकत खत्म हो सकती है। तो डीमन किंग बताओ, अगर मैंने ये किया तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुनने के बाद
वो लेखक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी ग्रह पे रहो और हमारे लोगों की सेवा करो। अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे ग्रह को बचा लूंगा और इसमें मेरा भी स्वार्थ है। तो बताओ कि तुम्हारा क्या है फैसला। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग काफी शौक में आता है। कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी वो ग्रह मेरा है, तो आखिर मैं वहां क्यों नहीं जा सकता। और ये सब सुनने के बाद लेखक कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो ग्रह तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी कहानी तुमसे अधिक मैं जानता हूँ। क्या तुम्हें याद है वो निकम्मा फैंगलिंग जिसके शरीर में मेरे दुनिया का एक इंसान गया था, लेकिन उसने उस इंसान की बात नहीं मानी और उसने मरना चुना एक हीरो के रूप में। और दूसरी तरफ तुम्हें याद ही होगा ना वो हंटर ली जिसको तुमने ढूंढा था और उसके एक सिस्टम दिया और उसको ताकतवर बनाया और उसको ऐसा महसूस कराया कि वो एक नायक है, और तुमने उसे अपने ही हाथों मरवा दिया। क्या तुम्हें वो बात याद है? और क्या तुम्हें 13 नंबर याद है जिसने गॉड्स के गेट को तबाह किया? असलियत में वही था एक हीरो जिसने लोगों के लिए अपनी जान दी, लेकिन फिर भी लोग उसको आज किस नज़र से देख रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? और उससे बड़ी बात यह है कि उसने समय रेखा ही बदल दिया, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके उस कार्य से समय रेखा पूरी तरीके से बदल गई और उसका अस्तित्व ही मिट गया। और क्या तुम्हें बिग वांग के बारे में पता है, जिसने 10 ट्रेजर को हजारों साल पहले इकट्ठा किया और डीमन टावर को सील किया था, लेकिन अंततः वो भी मारा गया। उसे पता ही नहीं था कि डीमन टावर के आखिरी मंजिल पे डीमन किंग मौजूद होगा, और डीमन टावर में डीमन किंग की पावर अनंत है, उसे कोई नहीं मार सकता, और डीमन किंग के हाथों वो भी मारा गया। और तुम्हें तो याद ही होगा ना यानगू, जो सोचता है कि मैं मंच का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन अब वो भी एक जगह फंस के रह चुका है। उसकी भी कहानी अब खत्म हो चुकी है, और ये सब घटनाएं, क्या तुम्हें पता है, सब घटनाएं तुमसे ही जुड़ी हैं। तुम्हारे उन सभी कार्यों की वजह से वो घटनाएं घट रही थी। अगर अगर तुमने वो नहीं किया होता तो कुदरत अपना काम खुद ही करती। और दुनिया में ये कहना गलत नहीं होगा कि कुदरत जो अपने नियम कानून खुद ही बनाती है और सब कुछ को संतुलित करती है। इसीलिए अगर तुमने वो न किया होता तो आज अंत कुछ अलग ही होता। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि वो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी ही गलती थी। अगर अगर मैंने वो सब न किया होता तो आज अंत कुछ अलग होता, और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं अपने ग्रह पे ना जाऊं। अरे सुनने के बाद वो लेखक कहता है कि फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आखिर खोने के लिए क्या तैयार हो। और वैसे भी जो इंसान शुरुआत में जो चाहता है उसको पाने के लिए वो जो कदम उठाता है, अंत में उसे मिलता है या नहीं, ये तो उसके फैसलों पे ही निर्भर करता है। और वैसे भी जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, शुरुआत से तुम्हारा स्वभाव था कि सब कुछ खत्म करना और अपना राज कायम करना, लेकिन अब मैं तुम्हें देखता हूँ बदला हुआ। तब मुझे याद आता है कि मैं कभी नहीं चाहा कि मैं बड़ा होकर एक लेखक बनूं। मैं तो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, अंतरिक्ष घूमना चाहता था, लेकिन आखिर किस्मत किसको कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। तो मेरे हीरो डीमन किंग, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस लौटते हो और सबको सच बताते हो तो सभी के नज़रों में तुम एक हीरो बन जाओगे, एक नायक के रूप में। लेकिन तुम अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे ग्रह पृथ्वी पर रुक जाओगे तब तुम्हारा ग्रह जीवित रहेगा, लेकिन तुम एक डीमन किंग के रूप में एक श्रापित मेरे ग्रह पे ही फंस के रह जाओगे। और तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारा लौटने का इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हें कभी भी देख नहीं पाएंगे, और तुम्हारे बलिदान को
कोई भी याद नहीं रखेगा और तुम एक श्रापित डीमन किंग बन के ही जिंदा रहोगे और तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। अब हम आखिरी समय आ चुका है तुम्हारे कहानी का अंत लिखने का। तो क्या है तुम्हारा फैसला? क्या तुम अपने अंदर के डीमन को कबूल करते हो या एक हीरो के रूप में लोगों के सामने आना चाहते हो या अंधकार में ही जीना चाहते हो? और कहानी शिफ्ट होती है और हम ब्लू स्टार ग्रह को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि कहानी के अंत में सभी इंसानों को पता चल जाता है कि आखिर उनके दुश्मन गॉड्स थे, डीमन नहीं। और उसके बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर जो एल्डर एटलस के पास आता है, कहता है कि क्या हमारे सामने जो सच आया है हजारों साल पहले जो घटना घटी थी, क्या ये वही सच है? और ऐसा सुनने के बाद एल्डर एटलस कहता है कि मैंने काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारी जानकारियां इकट्ठा की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हजारों साल पहले जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था आज वो डीमन के रूप में डीमन टावर में कैद हैं। और जिनको हम गॉड समझते थे ये तो वही थे जिन्होंने हमारे ग्रह पे आक्रमण किया और सभी लोगों को जान से मार दिया। हमारे असली दुश्मन गॉड्स है, ना कि डीमन। हम लोगों को अब डीमन से हाथ मिलाना ही होगा क्योंकि दूसरी दुनियाओं से हमले अब काफ़ी बढ़ने लगे हैं। और ऐसा सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर कहता है कि क्या क्या डीमन किंग इस बात के लिए सहमत होगा? और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं जिसके पास डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर आता है। कहता है कि मैं इंसानों की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ और मुझे ये पता है कि आप वही है जो हजारों साल पहले युद्ध में इंसानों के साथ मिलके उन असली डीमन का सामना किए थे जो दूसरी दुनिया से आए थे और जिनको हमने गॉड समझ लिया है। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, ओ लगता है कि मेरे असली डीमन किंग ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से पूरी कहानी ही बदल गई है। और हमें बताया जाता है कि ये घटना अब पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा है और बताया जाता है कि डीमन किंग असलियत में हजारों साल पहले एक नायक था जिसको गॉड्स ने डीमन बना दिया और हमारे असली दुश्मन अब गॉड्स है। और डीमन और इंसान आपस में मिलके गॉड्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दिए हैं और जिसको इंसानियत और डीमन मिलके जीत चुके हैं। और अब डीमन टावर भी तबाह हो चुका है और अब सभी डीमन इंसानों के साथ मिलके उनके साथ एक शांतिपूर्व दुनिया में रह रहे हैं। और अब सभी इंसान डीमन के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं और सभी इंसानों को डीमन काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं और इंसानों के साथ रह रह के डीमन भी अब अपना असली रूप में आने लगे हैं जो उनका हजारों साल पहले रूप था। और दूसरी तरफ हम सियाओ लिंग को देखते हैं जो अब अपने असली रूप में आ जाता है और सोचता है कि मैं तो डीमन किंग के अटैक की वजह से एक चेयर के रूप में बदल गया था और मेरे साथी तो एनर्जी क्रिस्टल में बदल गए थे, लेकिन अब वो सभी सही हो जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। और सियाओ लिन अब लिन परिवार का मुखिया बन गया है और उसका छोटा भाई फैंगलिंग जिसका बलिदान अब सभी इंसान जानते हैं उसने क्या किया है और उसको एक वीर के रूप में याद करते हैं। और 13 नंबर जिसने गॉड्स के गेट को तबाह किया और उस बलिदान को अब इंसानियत पूज रहे हैं और इसी तरह सभी लोग उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उनके लिए अपनी जान दी है। और ली अब एक अलग ही हीरो के रूप में एक अलग ही दुनिया में लोगों के बीच मशहूर हो चुका है, एक अलग ही कहानी। और दूसरी तरफ भी हुआ जो अब अपने क्रिस्टल से बाहर आ चुका है और अपनी दुनिया में वापस लौट चुका है 1000 साल पहले। और भी हुआ जब लौटता है तब उसके साथी देखते हैं, कहते हैं कि भी हुआ तुम अचानक कहाँ गायब हो गए और अचानक वापस भी आ गए हो? क्या तुम उन 10 ट्रेजर को लेके आए हो? हमें जल्द से जल्द डीमन टावर को सील करना होगा, जल्दी करो। और ये सब सुनने के बाद बी वांग कहता है, बिल्कुल मैं इन 10 ट्रेजर को सील कर दूंगा ताकि इनको कोई भी ढूंढ ना पाए। और बी वांग वहाँ से चला जाता है उन 10 ट्रेजरों को लेके
और हमें बताया जाता है कि बेवांग को जब हकीकत पता चलता है तब वो डीमन टावर को सील नहीं करता और वो उन 10 ट्रेजरों को ऐसी जगह छुपाता है ताकि वो किसी को भी दोबारा कभी ना मिले। और बेवांग अपने ही मंजिल की तलाश में एक नए सफर पे निकल जाता है। और दूसरी तरफ यानगू और सान हुआंग का शादी हो जाता है और वो एक लौते जोड़े नहीं होते। दूसरी तरफ जिया और लियान ने भी शादी कर ली है और जिया प्रेग्नेंट होती है और लियान काफी खुश होता है, कहता है कि मेरा मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, एक ऐसी दुनिया जो काफी शांत और अच्छी है। तभी वो लोग देखते हैं कि अरे उनके कैप्टन तो वापस आ गए हैं और डीमन किंग कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ जैसा तुम लोगों ने कहा था। और सभी लोग काफी खुश होते हैं, कहते हैं कि सचमुच हमें यकीन नहीं है कि हमारे सामने डीमन किंग है। अरे नहीं नहीं, ये डीमन किंग नहीं है, ये तो हजारों साल पहले एक इंसान थे, एक हीरो। ये हमारे एक हीरो है। और वैसे भी मास्टर, आपने हमारी कितनी बार जान बचाई है, चाहे जो भी हो जाए आप हमारे मास्टर ही रहेंगे हमेशा के लिए। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, हमारा जो मकसद था उन सभी ट्रेजरों को ढूंढना, हम उसे ढूंढेंगे और नष्ट कर देंगे ताकि गॉड्स कभी भी हम पे दोबारा कभी हमला न कर पाए, उनको हमारी दुनिया में आने का कोई भी रास्ता ना मिले। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि जिया, जो काफ़ी उदास होती है, कहती है कि मास्टर, वो जब से लौट के आए हैं वो हमसे काफ़ी दूर दूर रहने लगे हैं। और ये सुनने के बाद लियान कहता है कि अरे जिया, तुम काफ़ी चिंता कर रही हो, और वैसे भी हमारे मास्टर काफ़ी समय से दूर थे ना, इसीलिए कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे तो वो सही हो जाएंगे, चिंता मत करो। तभी वो लोग देखते हैं कि बर्फ़ गिरने लगी है और सभी लोग कहते हैं कि पहली बर्फबारी तो शुरू हो गई है। और डीमन किंग सोचता है कि मेरे दूसरे रूप, आखिर तुम कहाँ हो, किसी को नहीं पता तुमने क्या बलिदान दिया है। तभी जिया कहती है देखो, पहली बर्फबारी। और उसको देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये वैसा ही समय है हजारों साल पहले जब मैंने उस गॉड को मारा था, तब उस समय ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी, ये वैसा ही समय है। तभी जिया पीछे से कहती है कि अरे तुम्हें याद है वो भविष्यवाणी जिसने कहा था कि पहली बर्फबारी में डीमन किंग मारा जाएगा, लेकिन लेकिन तो डीमन किंग हमारे सामने है। अरे नहीं नहीं, ये तो नायक है, डीमन किंग थोड़ी ना। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि नहीं, ये बात सच है, डीमन किंग मारा गया पहली बर्फबारी में। मेरा दूसरा रूप, वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए डीमन किंग तो मारा गया। अब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ किंग फैन के रूप में। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। और वो सोचता है कि मेरे दूसरे रूप, मैं तुम्हारे दोस्तों का ख्याल रखूंगा, चिंता मत करना, तुम जहाँ भी हो, मुझे यकीन है कि तुम अपने दोस्तों और अपने लोगों को याद करते होगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि डीमन किंग कभी भी अपने दुनिया में वापस नहीं लौटा और वह पृथ्वी पर ही रुक गया और उसकी कहानी अंततः खत्म हो चुकी है। और पृथ्वी पे उसकी कहानी का नाम था ब्लू स्टार। और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि सचमुच ब्लू स्टार ग्रह की कहानी तो काफ़ी शानदार थी और काफ़ी दुखद भी थी। लेकिन क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि डीमन किंग हमारे इस ग्रह पृथ्वी पे मौजूद होगा? और ये सुनने के बाद उसका साथी कहता है अरे पागल हो चुका है, वैसे भी कॉमिक बुक के किरदार तो काल्पनिक है, हकीकत नहीं, और हम पृथ्वी पे हैं, कोई ब्लू स्टार ग्रह पे नहीं, समझा कि नहीं। तभी उसका दोस्त बोलता है अरे वो देख यार, कहीं ये उस कॉमिक बुक का डीमन किंग तो नहीं लग रहा तेरे को देखने में। और लोग पूछते हैं कि अरे भाई प्लीज़ बताएंगे आपका नाम क्या है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है क्या, मेरा कोई नाम नहीं, मैं गुमनाम ही हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, द लॉर्ड ऑफ एपोकलिप्स। मिलते हैं दोस्तों अगले कहानी में, तब तक दोस्तों बाय, जय हिंद दोस्तों।